Hello, my name is Anup. My name is Purushottam. Hello, my name is Prasanna Bambe. हाय माय नेम इज अनवारुल। थैंक यू। एंड ये एक रिवीजन वीडियो है जिसमें अब तक जितने भी वीडियो सेफ्टी टॉक्स ने बनाए हैं उन वीडियोस में हमको व्हाट्सएप पे कॉल्स पे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं और उनमें से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमने अपने पास रखे हैं। उन क्वेश्चंस को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करना चाहेंगे। शुरू करते हैं प्रसन्न से। प्रसन्न, आपके पास क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हैं जो आपके व्हाट्सएप पे या फिर आपको फोन कॉल्स पे आए थे? मुझे एक हम लोग जो वीडियो अपलोड किए थे उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था। जो हम लोग लैडर का जो वीडियो बनाते हैं, लैडर और जो रेलिंग है उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। जो जैसे कि देखिए, जो लैडर का जो लोड बेरिंग कैपेसिटी है वो 150 kg है। 150 kg है और जो रेलिंग का लोड बेरिंग कैपेसिटी है जो टॉप रेल का वो 90 kg है। वो ऐसे क्यों? मतलब ओके, लैडर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके ऊपर इंसान चढ़ता है और रेलिंग के ऊपर इंसान चढ़ता नहीं है, इसीलिए लैडर का जो लोड बेरिंग कैपेसिटी है वो बैरिकेटिंग से ज्यादा है। अगला सवाल पुरुषोत्तम, आपकी तरफ से कुछ सवाल आए हैं। जैसा कि मेरा एक क्वेश्चन है और जो वीडियो है बहुत सारे व्यूअर्स ने देखा है, उसमें एक क्वेश्चन है कि मैंडे लॉस को हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या उसमें जो हॉलीडे है उसको कैलकुलेट करना है या नहीं करना है? ओके, यानी कि जब हम मैंडेस लॉज देखते हैं तो उसमें जब अगर बीच में हॉलीडेज या संडेज आ रहे हैं तो उनको कैलकुलेट करना है कि नहीं, तो सवाल इसका जवाब है हाँ। जब भी मैंडेस लॉस हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है वो दिन और जिस दिन इंसान वापस ज्वाइन हुआ है, इन 2 दिनों को छोड़ के जो बीच के दिन होंगे उनको हम मैंडेस लॉस कहते हैं। और इन दिनों में अगर कोई हॉलीडे या फिर संडे या फिर इंसान को दिया जाने वाला कॉम्पनसेटरी ऑफ वो बीच में आता है तो भी उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम अपना एक क्वेश्चन बताना चाहेंगे। किसी ने हमसे पूछा था कि फ्रीक्वेंसी रेट और इंसिडेंट रेट में फ़र्क क्या है, क्योंकि दोनों में हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ रिपोर्टेबल एलटीआई देख रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ। तो इसका आंसर ये है कि फ्रीक्वेंसी रेट में हम ये देखते हैं कि पर 10 lakhs मैन आवर्स पे कितने एलटीआई हो रहे हैं, और इंसिडेंट रेट में हम ये देखते हैं कि पर 1000 वर्कर्स पे कितने एलटीआई हो रहे हैं। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन के लिए हम ये समझते हैं कि किसी इंडस्ट्री में मान लीजिए कोई 2 इंडस्ट्री हैं और दोनों में डेली 500 लोग काम करते हैं। एक इंडस्ट्री में सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, दूसरी में सैटरडे संडे की जगह सिर्फ संडे ही छुट्टी होती है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो दूसरी वाली इंडस्ट्री है वहां पे 1 साल के अंदर मैन आवर ज़्यादा होंगे। तो अगर मान लीजिए इन दोनों इंडस्ट्रीज में पूरे साल में 2 एक्सीडेंट भी हुए हैं तो फ्रीक्वेंसी रेट इनका अलग आएगा, क्योंकि दोनों के मैन आवर्स वर्क अलग होंगे। लेकिन इंसिडेंट रेट सेम हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दोनों में 500-500 लोग ही काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेट कंक्लूजन ये है कि फ्रीक्वेंसी रेट में हम ये देखते हैं कि 10 lakhs मैन आवर्स पे कितने एलटीआई हो रहे हैं, और इंसिडेंट रेट पे हम देखते हैं कि पर 1000 वर्कर्स पर कितने एलटीआई हो रहे हैं। अनवरुल, आपकी तरफ से कोई सवाल है? यस, मेरे तरफ से ये सवाल है कि एक हमारे जो व्यूअर है उन्होंने पूछा था हमसे कि जो हमारा एमटीसी जो होता है और एलटीआई उसमें दोनों में डिफरेंट क्या है? अच्छा, एमटीसी और एलटीआई, ओके, इसमें फर्क क्या है? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ पाता है कि इन दोनों में फर्क क्या है। देखा जाए तो सबसे पहले एलटीआई और रिपोर्टेबल एलटीआई और नॉन रिपोर्टेबल एलटीआई 2 तरीके के एलटीआई होते हैं। नॉन रिपोर्टेबल एलटीआई इसे कहते हैं जब इंसान 48 घंटे से पहले चलाए, और रिपोर्टेबल एलटीआई उसे कहते हैं जब इंसान 48 घंटे से ज़्यादा ले अपनी ड्यूटी को रीजॉइन करने के लिए। अब बात करते हैं अनवर ने जो क्वेश्चन किया। एमटीसी जो है वो नॉन रिपोर्टेबल एलटीआई का ही पार्ट है, क्योंकि एमटीसी उस केस को कहते हैं जब इंसान 48 घंटे से पहले आ जाए लेकिन इंसान को इलाज के लिए बाहर डॉक्टर या हॉस्पिटल में जाना पड़े, तब उसे एमटीसी कहेंगे। वैसे एमटीसी एक नॉन रिपोर्टेबल एलटीआई ही है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इट इज। यस,
सर एक मेरा क्वेश्चन था, जो हम लोग कैच नेट या हॉरिजॉन्टल नेट बिल्डिंग के यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, जो उसका एंगल है वो एग्जैक्ट कितना रहना चाहिए और वो कहाँ पे मेंशन किया है कि वो एंगल उतना ही रहना ओके। अगर ये बात कहें तो हम लोग जो कैशनेट लगाते हैं, ये उसका जो एंगल है वो 20 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। और बात है अगर इसके रेफरेंस की, तो MBOCW रूल्स में रूल नंबर 68 से इसका रेफरेंस लिया जा सकता है। ये चीज़ आई थिंक हमने वीडियोस में भी बताई थी, शायद व्यूअर्स को ये चीज़ क्लियर नहीं हुई होगी। ओके, हमारी तरफ से एक और क्वेश्चन आया था नेट से रिलेटेड ही, कि हमने 2 वीडियोस बनाए हैं। एक वीडियो में हमने बताया है कि ओवरहेड प्रोटेक्शन जो हम नेट से भी देते हैं, और एक वीडियो में हमने बात की है नेट सिस्टम की। तो किसी ने हमको फोन पे सवाल किया था कि इन दोनों में फिर फर्क क्या हो गया। दरअसल देखा जाए तो ओवरहेड प्रोटेक्शन जो है वो आपके नेट सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन जो नेट जो होते हैं, जो बाकी नेट हम लोग लगाते हैं, उनकी जंपिंग होती रहती है, उनको हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ले जाते हैं। लेकिन ओवरहेड प्रोटेक्शन जो है वो एक फिक्स लेयर होती है जिसको हम थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हटाते नहीं हैं। और वो लेयर के लिए, जैसे कि हमने वीडियो में भी बताया था कि आपका जो लेयर है वो फिक्स लेयर जो है जमीन से 5 मीटर की ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी बिल्डिंग का डिज़ाइन ऐसा है कि जिसमें 5 मीटर से ऊपर लगाना पड़ रहा है, तो आप उसकी विड्थ बढ़ा दीजिए। तो यही डिफरेंस है आपके नॉर्मल नेट सिस्टम में और आपके ओवरहेड प्रोटेक्शन सिस्टम में। सर एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था, जो मुझे कॉल पे उसने क्वेश्चन पूछा था कि मानिए कि 50 मीटर्स अपना जो बिल्डिंग का हाइट है, किसी चीज या इंसान 50 मीटर्स के ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो उसको नीचे गिरने के लिए 3.2 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। ओके, मानिए कि 100 मीटर के ऊपर से इंसान या चीज गिर रही है, तो उसको नीचे आने के लिए 6.4 सेकेंड लगेंगे। ओके, गॉट द क्वेश्चन। यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर 50 मीटर से 3.2 सेकेंड लग रहा है, तो 100 मीटर से 6.4 यानी कि 3.2 का डबल क्यों नहीं लग रहा है। क्योंकि हाइट डबल हो रही है, तो फिर टाइम डबल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अपने टेबल में जो व्यूअर्स को बताया है उसके हिसाब से 100 मीटर के लिए अगर यदि हम कैलकुलेट करें तो 4.5 सेकेंड लगनी चाहिए। करेक्ट। तो आंसर इसका ये है कि जब भी कोई चीज गिरती है, तो हमारी जो धरती है, वो हमारी जो पृथ्वी है, वो चीज को, बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब चीज गिरना शुरू होती है, तब नीचे आने तक उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। हर सेकेंड उसकी स्पीड 9.8 मीटर से बढ़ जाती है। इसीलिए 50 मीटर आने तक उसको 3.2 सेकेंड लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद 51 से 100 उसकी स्पीड और बढ़ गई। और यही रीजन है कि अगर हाइट डबल हो रही है तो टाइम डबल नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, हर सेकेंड उसकी गिरने की स्पीड जो है वो बढ़ रही है। ओके, नाइस टेक्निकल क्वेश्चन इट इज एक्चुअली। ओके, एक क्वेश्चन था जो अपना व्यूअर्स ने पूछा था कि सेफ्टी ऑफिसर की जो रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी है, वो रूल नंबर 68 में आपने जैसा कि वीडियो में बताया था, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। अच्छा, रूल नंबर 6 और 8। Yes. अच्छा, ओके। एक्चुअली हमने वीडियो में भी बताया था कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो रूल में नहीं बताई गई हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है शेड्यूल में बताई गई हैं। ओके, तो आई गेस हम लोगों को इस चीज़ पे एक वीडियो बनाना चाहिए कि BOCW एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, ये हम पढ़ते कैसे हैं। मेनली BOCW फैक्ट्री एक्ट में 4 पार्ट्स होते हैं। पहला सेक्शन, दूसरा रूल, तीसरा शेड्यूल और चौथा फॉर्म्स हैं। तो इसके बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो ये जो पुरुषोत्तम ने जैसे कि कहा है, एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि वो मिल नहीं रहा था, वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने उसको रूल में ढूंढा। वो शेड्यूल में है, शेड्यूल 6 और शेड्यूल 8 में बताया गया है, वो रूल में नहीं बताया गया है। एनी अदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? यस सर, लास्ट क्वेश्चन था अनवरुण सर से। जैसे कि साइट पे भी काम चालू है, हाइट वर्क का काम चालू है, बिल्कुल, और इंजीनियर है, इंजीनियर को वो काम एकदम घाई में या फास्टली करना है, तो उसको कैसे कन्विंस करे कि एज अ वो सेफली काम करे। Okay, I guess Anvil will be the best person to answer this question. और डेफिनेटली
ये हमारे जो इंडिया के जो कल्चर है और जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज या कंस्ट्रक्शन के वर्क चल रहे हैं वहाँ पर कॉमनली ये देखा गया है कि अगर जो हमारे इंजीनियर जो साइट पे होते हैं उनको अगर सेफ्टी के बारे में कुछ अगर बताया जाए तो पहले उसके नाम ही अगेंस्ट हो जाते हैं। अगेंस्ट हो जाते हैं। बाद में उसको धीरे धीरे अगर उसको कॉन्सिक्वेंस बताया जाए तो वो बाद में उस चीज के बारे में सोचते हैं, फिर डेफिनेटली वो चीज को करते हैं। तो जैसा कि आपने पूछा कि हाँ कि अगर हमारे साइट पर कोई इंजीनियर है तो उसको कन्विंस करना है कि अगर वर्कर यहाँ पर अगर हाइट पर काम कर रहा है तो सेफ्टी बेल्ट या कोई भी जो सेफ्टी उपकरण से कंट्रोल मेजर्स हैं सारे, कंट्रोल मेजर या प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर है, जो भी चीज अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए पहले कैसा होता है ना, जो इंजीनियर्स है उनको प्रॉपर कंसिक्वेंस बताना पड़ेगा। सपोज डेट की जैसे अभी हाइट पर कोई वर्कर्स काम कर रहे हैं, नॉट ओनली वर्कर्स, स्टाफ भी हो सकते हैं। सपोज डेट की अगर वो जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले बताया था कि 50 मीटर हाइट से गिरने के लिए 3.2 सेकेंड लगते हैं। अगर कोई वर्कर ऊपर में काम कर रहे हैं, अगर वो वर्कर 3.2 सेकेंड के अंदर में अगर हम लोग कोई कंट्रोल मेजर ले सकते हैं उस वर्कर के लिए, then you have to allow the work without safety belt. Yes, definitely. उसका कंसिक्वेंस क्या होगा कि जितनी ग्रेविटी से वो नीचे गिरेगा 3.2 सेकंड में, अब जैसे बताया जा रहा है कि एटलीस्ट उसको टॉप से 50 मीटर गिरने के लिए कम से कम जो उसके ऊपर फोर्स आएगा, इंटेंशन जो उसका वेट आएगा KGF में आएगा। हाँ, तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं अगर 60 किलो का इंसान है 50 तो 6 5 तो ये 6 5 30 ओके, तो इट विल बी 3000 kgf। तो जब उसके ऊपर में एक 3000 का वर्कर जब नीचे गिरेगा किसी भी चीज के ऊपर में गिरेगा तो क्या इमेजिन कर सकते हैं वर्कर बच सकता है? बिल्कुल नहीं, मतलब उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा जो बहुत बुरा भी आएगा। दूसरी बात कि पहली बात तो कंसिक्वेंस में ये आता है कि हर लिविंग थिंग, खास करके जो इंसान एक ह्यूमन बीइंग है और उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका परिवार, उसके पीछे बहुत सारे ऐसे सर्वाइवर ला देते हैं जो सर्वाइव करते हैं उन्हें की जिंदगी के ऊपर में। तो किसी भी इंसान की जिंदगी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी काम के लिए, और हम लोग जब काम कराते हैं तो हमारा फर्स्ट और या फिर किसी भी कंपनी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे वर्कर्स काम करने के लिए आते हैं उनकी पहली जो लाइफ है उसको सेव करना है। इधर कोई भी चीज प्रोविजन देते हैं जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे कंपनी जो पॉलिसीज भी बना करके रखती है ड्यू टू दैट दिस रीजन कि हर एक एम्प्लॉय हो या वर्कर्स हो उनके सेफ्टी के गाइडलाइंस को फॉलो करे और उसका पालन करे, उसके अकॉर्डिंगली वर्कर को वहां पर सुरक्षा का साधन मुहैया कराए। करेक्ट। तो ये सब जब कंसिक्वेंस जब बताएंगे तो डेफिनेटली आवर इंजीनियर विल आल्सो कन्विंस विल गेट अबाउट योर wording and sentence, then they will also take the control measure for the workers. Correct. And if I would love to suggest and add few sentences in this कि definitely जैसे कि अनमोल ने बताया वो सारी चीज़ें लागू हो जाती हैं। इसके साथ साथ आप इंजीनियर्स को बता दीजिए कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, गिरने का वक्त बहुत कम होगा, और साथ साथ में शायद इंजीनियर को उस टाइम पे आधा घंटा या 1 घंटा लग जाए कंट्रोल मेजर के लिए, लेकिन आप उनको सजेशन दीजिए एज सेफ्टी ऑफिसर कि नेक्स्ट टाइम से आपका ये टाइम लगेगा नहीं यदि आप कंट्रोल मेजर वाली गैंग को पहले से ही बोल दें कि कल मेरा इस जगह पे ये काम होने वाला है तो आज आप कंट्रोल मेजर पहले से ही लगा दीजिए। तो इस तरीके से इंजीनियर को हमको बताना है कि सिंक्रोनाइज कैसे करना है एक्टिविटीज को। और अभी का जो करंट का जो सिचुएशन चल रहा है, एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए सबसे बड़ा टफ वर्क है कि वहां के एग्जीक्यूशन टीम को सेफ्टी के बारे में, सही राइट प्रोसीजर के बारे में उनको समझाना। वो पेपर वर्क इंप्लीमेंट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वर्क फुलफिल कर लेते हैं, बट एज ए प्रैक्टिकल जब हम किसी भी इंजीनियर को या एग्जीक्यूशन टीम को जब हम लोग उसकी कंट्रोल मेजर के बारे में बताने के लिए जाते हैं तो दे हैव डिनाइड बिकॉज दे डोंट हैव डन एनी वर्क लाइक दैट। करेक्ट, इट हैपेंस के रियलिटी, पेपर रियलिटी और ग्राउंड रियलिटी में फर्क आता है। या टुडेस लास्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विच वन ऑफ द पर्सन कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी कि हमारा एक वीडियो था जिसमें सेफ्टी ऑफिसर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई थी, और उसमें हमने ये कहा था कि किसी भी सेफ्टी ऑफिसर का मकसद नहीं होता है कि स्टॉप वर्क नोटिस दे, काम रुकाया जाए। तो लेकिन हमको फ़ोन पे कहा गया था कि हम लोग तो ये करते हैं, हमको काम रुकाना ही पड़ता है। लेकिन ये सच बात है कि किसी का मकसद नहीं होता काम रुकाना, लेकिन सेफ्टी ऑफिसर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि वो अपने एग्जीक्यूशन टीम को, अपने स्टाफ को एडिक्वेट सजेशन दे, टेक्निकल सोल्यूशन दे, तभी जाके आप एक सही, सटीक और टेक्निकल सेफ्टी ऑफिसर कहलाएंगे। क्योंकि काम बंद करना सोल्यूशन नहीं है, काम को, प्रोडक्शन को सेफ तरीके से करना सोल्यूशन है। और उसमें आपके सेफ्टी एनालिसिस, आपके रिस्क एनालिसिस की जो टेक्निक्स हैं, जो कॉम्पिटेंसी, वो काम में आएंगी। So that is all from our end. Any other question? I guess. No, thank you, Anup. Thank you, everyone. Yeah. Thank you, everyone, and thank you all of you. If you need any kind of assistance, so you can call us. आप कमेंट में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। सेफ्टी टॉक्स आपके सारे सवालों के जवाब देगा। धन्यवाद। Thank you.